नमस्ते। कभी सोचा है कि भारत का जो नक्शा हम आज देखते हैं वो हमेशा से ऐसा था? या फिर ये कौन तय करता है कि कौन भारतीय है और कौन नहीं? इन सारे सवालों के जवाब बताए कहाँ हैं? हमारे संविधान में। तो चलिए आज इन्हीं बुनियादी नियमों को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ भूगोल का नहीं है। ये तो सीधे सीधे भारत की पहचान से जुड़ा है। देश की सीमाएं कैसे बनी, राज्यों का गठन कैसे हुआ, इसकी पूरी कहानी हमारे संविधान के पन्नों में ही लिखी है। आइए देखते हैं कैसे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से। भारत है क्या? मतलब संविधान के हिसाब से इसकी भौगोलिक परिभाषा क्या है? संविधान में एक बहुत ही खास बात लिखी है, भारत राज्यों का संघ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत कोई ऐसा देश नहीं है जो राज्यों के बीच समझौते से बना हो, बल्कि ये एक ऐसा अटूट संघ है जिससे कोई भी राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता। हाँ, केंद्र सरकार राज्यों की सीमाएं बदल सकती है, पर देश की एकता को कोई नहीं तोड़ सकता। और ये पावर मतलब बहुत बड़ी है। संविधान का आर्टिकल 3 हमारी संसद को ये ताकत देता है कि वो किसी भी राज्य की सीमाएं बदल दे, उसका नाम बदल दे या दो राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य ही बना दे। कहने का मतलब ये है कि देश का जो अंदरूनी नक्शा है ना, वो पत्थर की लकीर नहीं है। तो सवाल उठता है कि ये बदलाव होते कैसे हैं? देखिए, अगर किसी राज्य की सीमा बदलनी है तो संसद को बस एक साधारण बहुमत चाहिए। पर अगर देश का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को देना हो तो मामला बहुत गंभीर हो जाता है। 1959 के बेरूबारी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि ऐसा करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और उसके लिए चाहिए होता है विशेष बहुमत। तो ये तो हुई थ्योरी की बात। अब देखते हैं कि असलियत में इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे हुआ, खासकर उस दौर में जब भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठी और भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। आज़ादी के ठीक बाद पूरे देश से मांग उठने लगी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएं। शुरुआत में तो सरकार को लगा कि इससे देश की एकता को खतरा हो सकता है, लेकिन जब तेलुगु भाषा बोलने वालों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर पोट्टी श्रीरामुलु ने 56 दिन का अनशन किया और उनकी मृत्यु हो गई, तो सरकार पर भारी दबाव बना। नतीजा, सरकार को झुकना पड़ा और इस तरह आंध्र प्रदेश भारत का पहला भाषाई राज्य बना। बस फिर क्या था, इसने पूरे देश में राज्यों के पुनर्गठन का रास्ता ही खोल दिया, जिसका नतीजा था 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम। आंध्र प्रदेश का बनना सिर्फ एक नए राज्य का जन्म नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि एक लोकतंत्र में लोगों की आवाज में कितनी ताकत होती है। एक जन आंदोलन ने सरकार को देश का नक्शा बदलने पर मजबूर कर दिया था। और राज्यों के इस पुनर्गठन के बाद भी संविधान बनाने वालों को पता था कि भारत कितना विविध है। उन्होंने इसका पूरा ख्याल रखा। आर्टिकल 371 इसी का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये नागालैंड के आदिवासी कल्चर से लेकर गुजरात के कुछ पिछड़े इलाकों तक कई राज्यों की अपनी खास जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष प्रावधान देता है। तो हमने जमीन की बात तो कर ली, अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस जमीन पर रहते हैं। मतलब भारतीय नागरिक होने का असली मतलब क्या है? संविधान इसके बारे में क्या कहता है? देखिए, अमेरिका जैसे देशों में लोगों के पास दोहरी नागरिकता होती है, एक देश की और दूसरी उस राज्य की जहां वे रहते हैं। पर भारत में ऐसा नहीं है। यहां सिर्फ एक ही नागरिकता है, भारतीय नागरिकता। आप चाहे तमिलनाडु से हों या पंजाब से, आपकी पहली और आखिरी पहचान एक भारतीय के रूप में है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पूरे देश में एकता की भावना बनी रहे। तो फिर कोई भारतीय नागरिक बन कैसे सकता है? 1955 का जो नागरिकता कानून है वो 4 मुख्य रास्ते बताता है। पहला तो है वंश से, मतलब अगर किसी के माता पिता भारतीय हैं। दूसरा तरीका है पंजीकरण, ये उन लोगों के लिए है जो भारतीय मूल के हैं। तीसरा है देशीयकरण, अगर कोई विदेशी नागरिक लंबे समय से भारत में रह रहा है। और चौथा, अगर भारत किसी नए इलाके को अपने में शामिल कर लेता है तो वहां रहने वाले लोग भी भारतीय नागरिक बन जाते हैं। लेकिन जैसे नागरिकता मिलती है वैसे ही वो जा भी सकती है। कोई व्यक्ति खुद अपनी नागरिकता छोड़ सकता है, या अगर कोई किसी और देश की नागरिकता ले ले तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। और हाँ, अगर कोई देश के साथ धोखाधड़ी करता है या युद्ध के समय दुश्मन की मदद करता है तो सरकार उसकी नागरिकता छीन भी सकती है। चलिए अब बात करते हैं हमारे सबसे आखिर में और शायद सबसे जरूरी मुद्दे पर। वो ये है कि नागरिकता के जो नियम हैं वे पत्थर की लकीर नहीं हैं, वे समय के साथ बदल सकते हैं और बदले भी हैं। हमारा संविधान एक जिंदा दस्तावेज की तरह है जो वक्त और जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालता रहता है, और नागरिकता से जुड़े कानून भी इसका एक जीता जागता उदाहरण है।
इसका सबसे हालिया और बड़ा उदाहरण है 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA। इस कानून ने 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 अल्पसंख्यक समुदायों के लिए नागरिकता पाने के नियमों में कुछ ढील दी। इन समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल थे और उनके लिए भारत में रहने की जो शर्त थी उसे 12 साल से घटाकर 6 साल कर दिया गया। लेकिन इस कानून को लेकर काफी विवाद भी हुआ और विवाद की एक बड़ी वजह यह थी कि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुए। तो हमने देखा कि भारत की सीमाएं हों या उसकी नागरिकता की परिभाषा, ये दोनों ही चीजें समय के साथ विकसित हुई हैं। ये सब राजनीतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक घटनाओं का नतीजा है और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। भविष्य में क्षेत्र और नागरिकता की ये बदलती परिभाषाएं हमारे देश की पहचान को और क्या नया रूप देंगी।